हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रिज्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है प्रिज्म? ध्यान से देखो मेरे प्यारों। प्रिज्म प्रिज्म दो समतल पृष्ठ, समझ रहे बेटा, दो समतल पृष्ठों से घिरा एक समांग माध्यम वाला आकृति होता है। समझ रहे हैं? इसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म वास्तविकता हमने तो यहाँ पे जो बनाया है ये त्रिभुज की तरह दिखता है, लेकिन वास्तविकता में जब आप प्रिज्म को देखोगे मेरे प्यारों तो क्या होगा? प्रिज्म ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा गुरुजी? देखते जाओ, बताए रहे हैं बाबू। प्रिज्म वास्तविकता में जब 3D में इसको बनाएंगे, अरे बन जाओ जी, वास्तविकता में प्रिज्म आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इधर से समतल पृष्ठ, ये दोनों एक दूसरे पे इसी प्रकार से झुके हुए होते हैं। ठीक है जी, आइए डेफिनेशन देखने का प्रयास करते हैं बेटा। ध्यान दो, ये दोनों जो समतल पृष्ठ है किसी एक कोण पे झुके हुए होते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो माध्यम होता है एक जैसा होता है, और ये दोनों झुककर जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वहां पे एक कोण बनता है। इसी कोण को हम प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, और इसी में देखेंगे डेफिनेशन लिखवा दिया बेटा। क्या है कि प्रिज्म एक ऐसा समांग माध्यम है, इसके अंदर का जो माध्यम होता है समान होता है। ठीक है, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है जी, यह बंद होती है आकृति। ये पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। समझ रहे हैं? ये जो दोनों समतल पृष्ठ है इनको अपवर्तक पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तथा इनके बीच का जो कोण है वो प्रिज्म कोण कहलाता है बेटा। समझ रहे हैं? बस इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई। अभी इसमें एक टॉपिक आता है बबुआ, विचलन कोण। कैसा कोण? विचलन कोण। तो समझ लेते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं। देंगे इसमें आपतित किरण, ये देखेंगे आपतित किरण क्या है? आईपी। आईपी आपका आपतित किरण है। जब इसको इस पे आपतित होगा, ठीक है, ये वायु है, बाहर कैसा माध्यम है? वायु है। अंदर कैसा माध्यम है? कांच का माध्यम, ये सघन माध्यम है। जब आप जानते हैं कि वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब आपका क्या है? QN है। तो ये प्रकाश किरण यहां से झुकी और इधर जाकर के जब फिर से इसका अपवर्तन हुआ, बाहर निकली, तो ये अभिलंब से क्या हुई? दूर हटी। क्यों? क्योंकि अब यहां से देखेंगे सघन से विरल में जा रही, यहां तो विरल से सघन में जा रही, लेकिन अंदर से जब बाहर जा रही ना तो सघन से विरल में जा रही। इधर अभिलंब की ओर झुकेगी और इधर दूर हटेगी। ठीक है जी, तो अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने को विचलन कोण समझना। बबुआ देखो, अगर हम आपतन कोण को आगे बढ़ाएं और जो निर्गत किरण है इसको बाबू पीछे बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे यम बिंदु पे, किसी बिंदु पे, मतलब उसको मैंने यम मान लिया है, यहाँ पे काटेंगी बबुआ, तो एक कोण बनेगा। और इसी कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। और इसको लिखते किससे है? डेल्टा से लिखते हैं। समझ में आया? इसको किससे लिखते हैं? डेल्टा से। परिभाषा क्या लिखेंगे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर व निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके कटान बिंदु पर एक कोण बनता है, जिसको हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं, और इसे डेल्टा से लिखते हैं। आइए यही डेफिनेशन लिखा गया बेटा। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर व निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके कटान बिंदु पर एक कोण बनता है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। तथा इसे क्या, यहां तथा लिख गया बेटा, इसमें इसे बढ़ा लेना, तथा इसे डेल्टा से लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं बेटा डेल्टा। ठीक है जी, डेल्टा से लिखते हैं। अब ये विचलन कोण तो आपको शायद समझ में आया होगा। इसी में एक टॉपिक जुड़ता है अल्पतम विचलन कोण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ रहे हैं? इसको ध्यान से समझिएगा। अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं, या न्यूनतम विचलन कोण, जैसा भी आप समझो। ध्यान दीजिए, देंगे ये इसका जो अपवर्तक पृष्ठ AC है, इस पर जब ये आप जो है आपतित किरण IP यहां पर पड़ती है, बिंदु P पर ये IP किरण जो है पड़ती है, तो इसका होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन होता है, क्योंकि दूसरे माध्यम में किरण जा रही तो अपवर्तन ही होगा। ध्यान दीजिए, तो होगा क्या? अपवर्तक पृष्ठ AB पर पड़ने वाली आपतित किरण अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण होती है, कैसी किरण बेटा? अपवर्तित किरण। अगर ये अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाए, जब अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, उस स्थिति में जो विचलन कोण होता है उसी को हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे देख लीजिए। आपतन कोण का वह निश्चित मान, आपतन कोण का, यहां पे वह बढ़ा लीजिए बाबू, आपतन कोण का वह निश्चित मान जिसके लिए प्रिज्म के प्रथम
अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित किरण, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित किरण क्या हो, प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाए। समझ में आया, प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। ठीक है, इस स्थिति में उस स्थिति में जो विचलन कोण होता है वही आपका अल्पतम विचलन कोण होता है। और अल्पतम विचलन कोण किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से लिखते हैं। समझ में आया, तो ये पूरी स्थिति आपको इसके बारे में समझ में आ गया है। अब करेंगे हम इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं डेरिवेशन बेटा। तो बेटा डेरिवेशन देख लो जरा, डेरिवेशन में क्या होगा, यहां से देखेंगे ये जो आपतित किरण है और ये क्या है, NPO अभिलंब है। ठीक है, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसको मैं नाम दे देता हूं बेटा आई। समझ रहे हैं, और यहां से इस जो आपतित किरण है इसका अपवर्तन हो जाएगा और ये प्रिज्म के अंदर देखो सीधे जा रही है। ठीक है जी, तो इसका जो हम नाम देंगे बेटा आर। क्या नाम देंगे, आर। आगे देखेंगे क्या बनेगा ये, फिर ये किरण जाएगी इस पृष्ठ पे टकराएगी। ठीक है, तो यहां पे आपतन कोण इसके लिए मैं मान लेता हूं कि आर डैश हो जाएगा। ठीक है, और यहां से निकल जाएगी किरण, ये निर्गमन कोण हो जाएगा, यानी इसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो इसको मैं आई डैश मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, आई डैश। चित्र को ध्यान से समझिएगा बाबू, क्योंकि इसमें बड़ा घोचा पोची होने वाला है, बाद में समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले पृष्ठ पे जो आपतन कोण बना है वो क्या बना, आई, और अपवर्तन कोण क्या है, आर। दूसरे पृष्ठ के लिए जो आपतन कोण बनेगा वो आपका आर डैश। क्यों, क्योंकि किरण इधर से ही जा रही, आपतित हो रही। ठीक है, और यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है वो क्या, आई डैश बनेगा। ये आर डैश, ये आई डैश। इतना बात शायद आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए। फिर क्या किया गया है, इस आपतन कोण को जब हम आगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हो, आपतन कोण को सॉरी आपतित किरण को जब हम आगे बढ़ाएंगे और इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु यम पर मिलेगी। कहां मिलेगी बेटा, यम पर। और यहाँ पे कोण का निर्माण होगा जिसको हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, विचलन कोण के नाम से। और लिखते किससे हैं, इसे डेल्टा से लिखते हैं। इतना बात साथ आपको समझ में आया होगा, ध्यान दो मेरे प्यारे। फिर क्या करेंगे, यहां से देखिएगा ये वाला कोण, इसको क्या बोलते हैं बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर जितना देखेंगे, अगर ये जितना कोण है उतना ही कोण ये होगा। शीर्षाभिमुख खासियत होती है कि आमने सामने के जो ऊपर के शीर्ष के कोण है ना वो बराबर होते हैं। तो वो चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। ये वाला, ये जो डॉटेड लाइन से अभिलंब है और यहाँ पे जो आपतित किरण को इधर बढ़ाया गया है, ये दोनों शीर्षाभिमुख नहीं बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो अगर ये कोण आई है तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर का कितना कोण बचेगा, सिर्फ यहां से ये ऊपर वाला। तो देखेंगे कैसे, पूरा टोटल आई है, नीचे का आर है, इतना निकालना, तो आर को घटा देंगे तो यही है ना बच जाएगा। तो ऊपर वाला जो कोण बनेगा मेरे प्यारे वो क्या बनेगा, इसलिए कहता हूं चित्र को बहुत ध्यान से देखो मेरे भैया। चित्र अगर समझ में आया तभी डेरिवेशन समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो कोण बनेगा ये बन जाएगा आई माइनस का आर। समझ में आया। सेम चीज इधर भी है। यहां से देखो मेरे प्यारे, ये आपका अभिलंब है, ये क्या है, निर्गत किरण है। इसको जब हम आगे बढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, तो देखेंगे ये क्रॉस नहीं बना रहा है, क्या शीर्षाभिमुख नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर ये आई डैश है तो यहां से पूरा कितना हो जाएगा, आई डैश। क्या हो जाएगा बेटा, आई डैश हो जाएगा। ठीक है, और अपने को अगर यही कोण क्या कहते हैं मापना हो, यहाँ वाला ऊपर वाला, ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये वाला बचा कितना, तब वो आई डैश में से अगर आर डैश को माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका जो मान निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला कोण बनेगा आपका क्या, आई डैश माइनस का आर डैश। इतना बात आप समझ गए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसका जो प्रेम प्रसंग है वो तो लिखना ही पड़ेगा बेटा। माना एक प्रिज्म एबीसी है, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत करो। देंगे एक त्रिभुज क्या, सॉरी त्रिभुज कह रहे हैं, एक प्रिज्म एबीसी है, ठीक है, जिसका अपवर्तक पृष्ठ एबी व एसी है। इस पर एक आपतित किरण जो है आईपी आपतित हो रही है इसके पृष्ठ एबी पर। ठीक है, अपवर्तन के बाद ये पीएस और सॉरी पीक्यू दिशा में चली जाती है, वगैरह वगैरह जो भी इसके भाषे हैं, मतलब क्या कहते हैं इसका जो भाषा है, ठीक है, प्रेम प्रसंग वो मैं लिखवा दूंगा। आइए डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। चित्र अगर आपको समझ में आया कौन क्या क्या है, ठीक है, तो यहां से देखेंगे त्रिभुज। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज पी पी एम क्यू या पी क्यू एम में, तो यहां से शुरू होता है बेटा त्रिभुज पी एम क्यू
में बहिष्कोण प्रमेय से, समझ रहे हैं? बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है बेटा कि यहां से देखेंगे, आप लोग जानते हैं ये वाला जो बाहर का कोण है इनके अंदर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। गौर करिएगा, यही चीज लिखेंगे। तो यहां से त्रिभुज का ये देखेंगे, किधर है मेरा भाई, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना है। अरे बंजा भाई, ये वाला चीज, ठीक है? तो ये वाला प्लस ये वाला किसके बराबर होगा? इसके योग के बराबर होगा, ठीक है? वैसे तो डेल्टा यहां से लिखेंगे, डेल्टा बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। यहां पे लिखेंगे अल्पतम विचलन के लिए, किसके लिए बेटा? अल्पतम विचलन के लिए, अल्पतम विचलन के लिए, अल्पतम विचलन के लिए ध्यान दो बेटा, प्रैक्टिकली ये देखा गया है अल्पतम विचलन के लिए क्या होता है? डेल्टा एम। समझ रहे हैं? डेल्टा एम को मार दो गोली। अल्पतम विचलन के लिए आई जो होता है बबुआ वो आई डैश के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? और जो आपका आर है ना बाबू वो आर डैश के बराबर हो जाएगा। कब? अल्पतम विचलन के लिए। अतः इससे तुम कुछ कह सकते हो का गुरुजी? डेल्टा एम बराबर में हम लिख सकता हूं आई माइनस को आर, ओके गुरुजी, प्लस का, अब यहाँ पे डैश मारो ना मेरा भाई, डैश। इस डैश के जगह पे भी मैं क्या लिखूंगा? आई, क्योंकि आई डैश या आर डैश, आई डैश आई के बराबर है, आर डैश आर के बराबर है, तो जहां जहां पे डैश डैश है वहां पे आई आर लिख देंगे, सिंपल सी बात। तो आई लिखेंगे, माइनस का बाबू आर लिखेंगे, ब्रैकेट खोल के थोड़ा सॉल्व करेंगे, कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा मास्टर साहब? यहां देखेंगे आई माइनस का आर प्लस आई माइनस का आर, ठीक है जी। तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे, आई आई मिला के बाबू 2i, समझ पाए? ओके। यहां से देखेंगे आर आर मिला के माइनस का 2r, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले मेरे प्यारे, समझ रहे? तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो i माइनस का क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां से i माइनस का r बराबर अगर निकालें तो 2 कहां गिर जाएगा? डेल्टा m बटे 2। इसको मैं समीकरण नंबर मान लेता हूं क्या? 1, ठीक है जी। यहां से इसको बंद कर दो। समीकरण नंबर क्या मानोगे मेरे प्यारे? समीकरण नंबर 1। इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। चलिए अब यहां से देखेंगे, दूसरी जगह कहीं दिमाग लगाएं। अब हम त्रिभुज इसमें गौर करेंगे, त्रिभुज POQ में, किसमें बेटा? अब त्रिभुज POQ में क्या बेटा देखेंगे? यहां से POQ में, POQ देखो देखो देखो, तो यहां से ये जो कोण R प्लस कोण R डैश प्लस कोण O, इन सभी का योग कितना हो जाएगा बाबू? 180 अंश। कोण R के जगह पे इसका वैल्यू कितना है? ये कोण R, चलिए कोण R, तो कोण R के जगह पे इसका मान R है, प्लस R डैश का मान भी क्या? R डैश किसके बराबर है? R के, प्लस में कोण O बराबर में बेटा 180। हम क्या करेंगे? आर आर को जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा, प्लस में कोण O बराबर में 180। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं। इतना बात भी आपको समझ में आया? अच्छा, तथा आगे देखो, अब चतुर्भुज APOQ, समझ रहे हैं? APOQ में चतुर्भुज APOQ में, समझ रहे हो प्यारे? देखेंगे कोण A
प्लस कोण P, प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q, प्लस कोण Q बराबर कितना हो जाएगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है जी। ओके, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे, ये जो कोण P है समझ रहे हैं, इस पे एक ऐसे डंडा खींचा हुआ है और ये क्या है प्यारे, अभिलंब है। तो अभिलंब ये कोण कितना हो जाएगा सर जी 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब है तो कोण कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यहां से ये वाला जो कोण आपका बन रहा है ये P वाला कितना है 90, और यहां से ये जो Q वाला कोण बन रहा है चतुर्भुज में ये कितना है 90। तो P और Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे 90, क्योंकि मान दिया है मेरे प्यारे। तो कोण A, अब प्लस में कोण P के जगह पे 90, अब कोण नहीं पता है तो लिख दो, प्लस Q के जगह ही पे भी कार बाबू 90 बराबर में 360। बहुत अच्छे, अब कोण ये लिखो, अब प्लस में कोण O जो नहीं पता है उसको पहले लिख लो। अच्छा 90 जुड़ जाएगा तो 180 हो जाएगा, भेज देंगे उधर। तो बबुआ 360 माइनस का 180 ना हो जाएगा, और कोण A प्लस में कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180। समझ रहे, 360 में से 180 जाएगा तो 180 ना बचेगा। ध्यान देने योग्य बातें। तो इसको समीकरण 2 हो गया, इसको मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं। आगे यहां से देखिएगा, समीकरण 2 और 3 को गौर से देखो। तो इसका बबुआ राइट हैंड साइड बराबर है, इसमें भी बराबर में 180 है, इसमें भी बराबर में 180 है। तो हम इस बात को लिखेंगे, ऊपर समझने का प्रयास करिएगा। लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 वा 3 से, किससे बेटा 3 से क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं गुरुजी 2R बराबर में कोण O और बराबर में इधर कोण A। ठीक है, अब प्लस के कोण O, बस यही तो कहेंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कह सकते हैं जी। तुलना करना तो जानते हो भाई, 180 बराबर ये होता है, समझ रहे, 180 बराबर ये होता है। ठीक है, दोनों अगर 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? लिखा हूं वही चीज, देखो 2R प्लस कोण O बराबर में कोण A प्लस कोण O। ओके, तो कोण O से बाबू कोण O कट जाएगा, खत्म ना हो जाएगा, इधर में बच जाएगा का। अच्छा ये कोण A का मान नहीं पता है क्या? नहीं पता है यार, कोण A का मान तो यही होता है, तो कोण ये काहे लिखते हो? कोण A की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, कोण A कोण A कोण A। कोण A का मान तो अपने को मालूम है कितना, कोण A को A ही रहने देंगे, कोण A कोण A कोण A, कोण A का A, कोण A का मान पता है। ध्यान दो मान वाला कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे अपने पास कोई भी कोण है, उसका जब मान हमको मालूम, जैसे कोण A का मान 90 अंश है, तो जब मान लिखना होगा बबुआ तो 90 लिखेंगे, ना कि कोण 90 लिखेंगे। समझ में आया? तो जिसका वैल्यू पता होता है, मान पता होता है, उसका जो है हम कोण का सिंबल लगा के नहीं लिखते, सिर्फ मान लिख देते हैं। और यहाँ पे तो हमने इसको मान रखा कि इसका कोण जो है A होगा, तो मान पता है तो वैसे लिख देंगे। आइए, तो यहां से इसको भी हटा दो, ये हो जाएगा 2R बराबर में इधर क्या बचा बेटा A। R बराबर निकालने पे आ जाओगे तब आ जाएगा A/2, और इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 4। समझे प्यारे? ठीक है, अब इसी R का मान हम उठाएंगे और समीकरण 1 में बहाएंगे। क्यों? ताकि हमको I भी मिल जाए। लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने बेटा, रखने पर रखो समीकरण 1 को, ढूंढो भाई किधर है समीकरण 1, ये रहा समीकरण 1, ध्यान दीजिएगा। तो बबुआ है I माइनस का R का मान क्या लिखेंगे A/2 बराबर में कहा है जी डेल्टा M बटे में गुरुजी 2 है। सकल सूरत एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ, तो I को इधर ही रोक लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा डेल्टा M बटे में 2। समझ रहे हैं? ये प्लस का हो जाएगा ये बटे में 2, हर समान होता है तो जानते ही जुड़ जाता है सारा चीज मेरा भाई। तो डेल्टा M प्लस में ये नीचे में क्या बचेगा 2। समीकरण नंबर इसको 5 बोल दूं मैं।
अब अपने पास I और R दोनों का मान आ गया है, I और R का मान आ गया है, तो अब लगाएंगे हम स्नेल का नियम। आइए लगाते हैं स्नेल के नियम से, इसको मिटा लेते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं, आपको समझ में ही आ गया होगा, तो इसको मिटा ले देते हैं। डस्टर किधर गया, चलो आज से यार। हाँ लिखना होगा तो भाई अभी लिख लीजिएगा, क्योंकि मिटा जाने के बाद। चलिए धन्यवाद। देखें आगे, देखिए बेटा, अब स्नेल के नियम से, अब स्नेल के नियम से, स्नेल के किससे बेटा, नियम से। स्नेल महोदय ने कहा था कि n बराबर होगा किसके, साइन आई, अरे कहा लिख जा रहा भाई, साइन आई बटे साइन आर के। ठीक है जी, ओके। तो हम लिखेंगे n बराबर साइन का लिखो साइन, आई का मान क्या है बेटा, डेल्टा एम प्लस में ए बाय 2, समझे। अच्छा, साइन का साइन लिखो, आर का मान क्या है, ए बाय 2 है साहब, हाँ बिल्कुल है, ए बाय 2। समझ गए बात को, बहुत अच्छे। और यही है क्या, अल्पतम विचलन प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक के बीच संबंध। समझ रहे हैं, यही सूत्र अपने को ड्राइव करना था। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। जब प्रिज्म पतला हो तो उसके लिए भी देख लेते हैं। यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म क्या हो बेटा, पतला हो। अगर प्रिज्म पतला होगा तो आई और आर के मान बहुत छोटे होंगे, समझ रहे हो। और हम जानते हैं कि साइन थीटा में अगर थीटा का मान छोटा हो तो उसको थीटा ही लिख देते हैं, साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसी बात से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रिज्म अगर पतला होगा तो साइन वाइन को हम हटा देंगे, सिर्फ n बराबर में डेल्टा एम प्लस में a बटे 2, समझ रहे हैं, उसके बटे में 2 किसके किसके बटे में क्या क्या करो भाई, a बाई 2, 2 से 2 काट लेंगे। ठीक है, तो n बराबर फाइनली अपने पास बचेगा डेल्टा एम प्लस में a और नीचे में बेटा a बचेगा। इतना बात शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए n बराबर फिर से आगे निकालेंगे तो लिख सकते हैं डेल्टा एम बटे में a प्लस में a बटे में ए, इसको लिख सकते हैं ऐसा, ओके बिल्कुल। तो लिखेंगे यहां से बेटा n बराबर में ये आ जाएगा आपका डेल्टा एम बटे में बेटा ए, और ए से कट के प्लस का क्या हो जाएगा 1। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये आपका फाइनली सूत्र आ गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर प्रिज्म पतला होगा तो इसके ये वाला फार्मूला लगेगा, और बाकी अगर मान ज्यादा आएगा थीटा का तो ऊपर वाला सूत्र लगेगा। समझ में आया? आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी पे न्यूमेरिकल लगवा दिया जाएगा 1-2, बस आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ जो प्रेम प्रसंग वाली चीजें थी उनको मैंने दूसरे बोर्ड में लिख रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, वहां से नोट कर लीजिए, उसके बाद ये डेरिवेशन लिख लीजिएगा। देखो देखो, ये है बेटा प्रेम प्रसंग। ओके